हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर ESIC DD। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू दैट एरिया। बिफोर आई मूव टू दैट एरिया, हमारा कंप्लीट कोर्स फॉर ESIC DD लाइव हो चुका है। इट हैज़ बीन गोइंग एज अ लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके अंदर कुछ एरियाज आपको मिलेंगे अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, वो कवर हो चुके हैं। अभी इस टाइम पर RTI एंड पबएड के भी हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ। इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपना वर्किंग को देख सकते हो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और अब मैं शुरू कर चुकी हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया, ताकि आपको वहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज बेसिकली EBIT अपॉन EBT, या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और नन ऑफ दीज। जब हम बात करते हैं EBIT की, EBIT क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, ये है इंटरेस्ट और ये है टैक्स। यानी आपके पास ये चार टर्म्स दिखती हैं जिस पर हम बांट कर चलते हैं हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज को। तो जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पीछे से कोई लीवर मदद कर रहा होता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, क्या डिग्री होती है उसकी। द डिग्री इन दिस केस वुड बी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है इस बिजनेस के अंदर, यानी आपकी सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब आप निकाल देते हैं तो जो बचता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसको डिवाइड किया जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स हाउ मच अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ सेल्स। सो उसका एक और आपके पास आ जाता है जहाँ पर हम चेंज इन सेल्स को देखकर चलते हैं ऑफ द कंपनी। ये उसमें मदद करता है। देखिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन का इनकम कितनी बदलती है, जितनी सेल्स बदलती है, मतलब सेल्स बदलने पर जो बिजनेस में पैसा इन्फ्यूज होता है वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है ना। तो इसीलिए हम डिग्री में चेक करते हैं कि कितना सेल्स के बदलने से ऑर्गेनाइजेशन की इनकम में आपको एक इजाफा होता हुआ दिखता है। Next point is debt financing is a cheaper source of finance because टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगती है, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, या डिविडेंड नॉट पेबल टू द लेंडर्स होता है। डेट फाइनेंसिंग क्यों सस्ता पड़ता है, देखिए हम शेयर्स भी ले सकते हैं, हम डेट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या हमको ज़्यादा सस्ता पड़ता है, उधार पर पैसे लेना या फिर शेयर होल्डर्स से पैसे लेना। देखिए जब हम शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं ना, तो अपने घर वालों को अगर आप पैसे देते हो, हमारे पेरेंट्स जो हम पर खर्च करते आए हैं, क्या वो उसका एक्सपेंस वो चार्ज कर पाए, नहीं कर पाए। जो भी आप घर के अंदर पैसा लेके आते हो वो आपका ही माना जाता है, अपने बच्चों पे लगाओ या अपने बुजुर्गों पे लगाओ, वो पैसा आपका अपना ही कहलाता है। तो मतलब आप उसके ऊपर टैक्स देते ही हो। वैसे ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का हाल है। अगर आप इक्विटी एट प्रेफरेंस को पैसा देते हो, बोलते तो घर वाले हैं जी, इसको आप एज एन एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट एन एक्सपेंस। व्हेन इट्स नॉट एन एक्सपेंस, डू यू हैव एनी ऑप्शन? नो यू डोंट। तो ये एक्सपेंस की तरह चार्ज नहीं होता। जबकि अगर आप डेट लेते हो तो आपका क्या अकाउंट होता है, इट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट, जो हमें फाइंड आउट करना होता है। जब हमारे पास इंटरेस्ट की बात की जाती है, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर दैट कम्स आउट टू बी डेट फाइनेंसिंग में हमारे पास ना टैक्स डिडक्टेबिलिटी मिलती है, यानी हमारा जो टैक्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस बुक कर पाते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से इंटरेस्ट कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल इन टर्म्स ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, अगला, द फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द चेंज इन डैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स, वर्किंग कैपिटल, इंटरनल कैपिटल, शेयर कैपिटल, और बोथ A एंड C। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रिवील करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट पैसे के फ्लो का, यानी ये कैश का नहीं, ओवरऑल फंड्स जो बिजनेस में आते हैं, जो फंड्स बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, ये उसके लिए बनाया जाता है। तो जब हम फंड फ्लो की बात करते हैं, ये रिवील करता है क्या? वर्किंग कैपिटल, इंटरनल कैपिटल, शेयर कैपिटल, और बोथ A एंड C। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो आपका रिवील करता है रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल को रिवील करता है ये। यानी वर्किंग कैपिटल को हम कैसे रिवील करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल इसकी रिवील कैसे किया जाता है? जब हमारे पास हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, दैट्स अ स्टेटमेंट जो आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को नोट करती है। सो थ्रू द स्टेटमेंट वी गेट टू नो अबाउट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी नोट इट डाउन। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ द फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। अगर वो कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चलते हैं और उनको फाइनेंस करना है वर्किंग कैपिटल को, तो वो क्या करेंगे? क्या वो फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, या फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड्स विद लॉन्ग टर्म फंड्स, या आपके पास फाइनेंसिंग सीजनल नीड्स विद शॉर्ट टर्म और फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स। जब हमारे पास, जब हम कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं टुवर्ड्स द कंजर्वेटिव अप्रोच, तो हमारे पास फाइनेंस करने का, हमारी वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे की जो कैपिटल है उसको जब हम फाइनेंस करने की बात करते हैं, सो इन दिस केस व्हाट विल बी द एरिया दैट यू विल बी टेकिंग अप। नाउ इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनेरियो, तो अपने पास क्या रहता है, जब हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंसिंग करते हैं शॉर्ट टर्म की, वो लॉन्ग टर्म के बेस पे कर लेते हैं कि चलो अगर हमें ज़रूरत पड़ भी गई, लॉन्ग टर्म की चीज़ को हमने शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल कर भी लिया, तो बाद में ये पैसा हम वापस उस लॉन्ग टर्म में डाल ही देंगे। सो जस्ट प्लेइंग सेफ देयर। अगर आप शॉर्ट टर्म की चीज़ों को लॉन्ग टर्म के पैसे से यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के खर्चे को आपने शॉर्ट टर्म के फंड्स के साथ में यूज़ करें ना, देयर कैन बी अ शॉर्टेज, तो वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। ठीक है, तो ये आता है आपके पास एक और पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन हम किसे कहते हैं? फाइनेंशियल, जैसे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया उतना ही पैसा आपके बिजनेस ने कमाया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। जब हमारे पास ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, दैट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। जब हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उस केस में अपने पास क्या रहेगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैसे अचीव होता है? तो उस टाइम पे अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर जो कमाई होती है क्या वो ग्रेटर देन जीरो होती है, या एक शेयर पर कमाई लेस देन जीरो होती है, या एक शेयर पे कमाई इक्वल टू जीरो होती है, या एक शेयर पे कमाई ग्रेटर देन वन होती है? जब आप इस एरिया को देख कर चलते हो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब होता है इफ़ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो उस केस में हमारे पास में क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन में अपने पास ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा वापस आ गया। तो जितना पैसा लगाया उतना पैसा वापस आ गया, तो उस केस में हमारे पास अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जीरो होता है। प्रॉफिट या लॉस होता नहीं है, इसीलिए हमारे पास ना प्रॉफिट ना लॉस, क्या बांटोगे शेयर होल्डर्स के साथ में? तो उस केस में द अर्निंग पर शेयर कम्स आउट टू बी जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जब हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो जीरो हो जाती है, क्योंकि पैसा देने के बाद में कुछ बचता ही नहीं अपने पास। तो जब हमारी नेट इनकम ही जीरो होगी तो हम क्या बांटेंगे शेयर होल्डर्स को? तो अर्निंग पर शेयर जो होती है वो भी क्या हो जाती है? बिकम्स जीरो। ठीक है, अगला, the term dash means manipulation of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statements in a way to show better position than what it actually is। ऐसा ही कुछ हुआ था ओमरॉन के केस में, और ऐसा ही कुछ हुआ था सत्यम के केस में। इन सब ने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में खुद को दिखाने की कोशिश की थी। जब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इट विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो अकाउंटिंग और द मॉडिफाइड अकाउंटिंग? जब हम इसकी बात करते हैं, मैनिपुलेट करके दिखावा कुछ और पीछे शायद उस लेवल की ग्रोथ ना हो, उसे हम डिफाइन करते हैं एज द टर्म विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज विंडो ड्रेसिंग। जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके सामने वाले को ये फिक्र आता है कि देखो पीछे विंडो है ना, विंडो बड़ी साफ सुथरी है, विंडो से अंदर झांक कर देख रहे हो, आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है? तो कहते हैं हाँ अच्छा दिख रहा है। कहते हैं जो अच्छा दिख रहा है ना यही हमारी असलियत है, लेकिन वो एग्जैजरेटेड हकीकत होती है। तो जब वो एग्जैजरेटेड हकीकत या आपको दिखती है, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ रियलिटी विच यू डू नॉट शो एग्जैक्टली, यू जस्ट शो अ गुडी टू शूज इन द इन्फॉर्मेशन दैट इज लाइक बड़ा प्यारा दिखा रहा है, लेकिन अच्छा कुछ है नहीं उसके अंदर, पीछे सच्चाई कुछ और जो आपको सामने दिख रही है वो कुछ और है। दिस इज व्हाट यू डू इन टर्म्स ऑफ द विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज द ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। जब आप ऑपरेशंस के लिए अपने पास पैसा इकट्ठा करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? क्या वो कंबाइंड लीवरेज बनेगी, या फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज बनेगी, या ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज कहलाएगी, या फिक्स्ड लीवरेज कहलाएगी? जिस केस में हमारी लीवरेज क्या होता है, बिजनेस में पैसा जो लीवर किया जाए, जैसे
गियर बदलते हैं तो क्या होता है, गाड़ी तेज चलती है ना। बस वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना होता है। बिजनेस में अपनी पावर बढ़ाते हो, लीवरेज आती है आपकी बिजनेस में, तो वो ऑपरेटिंग है जब रेगुलर डे टू डे बिजनेस में ऐड होती है। जब बिजनेस के लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर कुछ पैसा जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो जब इस तरह की लीवरेज आपको दिखती है, कंबाइंड फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड अ कंबाइंड लीवरेज। एक इंडिकेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से वो अपनी वर्किंग कर रही है। वो ब्रेक इवन पॉइंट दिखाती है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स दैट कवर्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज रेफर किया जाता है एक अमाउंट ऑफ डेट यूज टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन, इट सेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे पास जो कैपिटल लगा हुआ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर, या नन ऑफ द अबव। जब हम ना कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसका कैपिटल है उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है, अपना लगाया या बाहर वाले का लगाया, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप बोलते हो कितना मांग रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स, कितना मांग रहे हैं हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, व्हाट इज इट जो उनको लगता है कि उनको बिजनेस के लिए चाहिए होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसे हम कहते हैं एज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। एक इन्वेस्टर है हमारे पास, वो इन्वेस्टर बड़ा डरता है। वो कहता है कि पता नहीं मेरे पास चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है, मेरे बुढ़ापे के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। वो बहुत डर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्क अवर्स। जो होते हैं, एक होता है रिस्क टेकर्स, कहते हैं कोई बात नहीं, इक्विटी में पैसा लगाओ, देखते हैं कैसे ग्रो करता है। नाउ दिस इज व्हाट यू विल फाइंड है। तो यहाँ पर क्या है, ए कहता है दे विल अज्यूम मोर रिस्क ओनली इफ दे आर कंपनसेटेड बाय हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। बी कहता है दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद द लोएस्ट रिस्क पॉसिबल रिस्क। सी कहता है दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क। डी कहता है नहीं, दे अवॉइड द स्टॉक मार्केट ड्यू टू अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। सच ये है कि ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट को ही अवॉइड करते हैं, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते इसके अंदर। जो डरता है ना वो सीधा डेट मार्केट को देखता है, यही तो खासियत है उनकी। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में चला जाता है और बोल देता है कि देखो मैंने लोन दिया है जी, मेरे को इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अब वहाँ पर इंटरेस्ट पे कौन रोक लेगा उस बेचारे को, तो यानी उसने पैसा तो कमा ही लेना है। जब उसे अपना पैसा कमा लेना, कोई दिक्कत आएगी उसको? नहीं आएगी। तो यहाँ पर वो बोल देते हैं कि वो अवॉइड करता है स्टॉक मार्केट के अंदर हाई डिग्री ऑफ रिस्क को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है बीटा क्या मेजर करता है। बीटा क्या इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट को मेजर करता है, या फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है, या मार्केट रिस्क को मेजर करता है, या मार्केट एंड फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। अल्फा बीटा ये टर्म्स तो कहीं ना कहीं सुनी होंगी। एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसे हम बोलते हैं दैट इज CAPM मॉडल। उसके अंदर हम जब पूरी की पूरी मार्केट के अंदर क्या रिस्क है, जब हम उसको स्टडी करते हैं ना, उसके अंदर हम बीटा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम ना मार्केट को स्टडी करना पसंद करेंगे, अपने पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी करना पसंद करेंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर मार्केट से अलग कैसे चल सकता है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब जैसे मौसम बदलेगा तो हम अपने कपड़े भी तो उस हिसाब से बदलते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक की बाहर के हालात को देखकर क्या ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज को नहीं बदलती होगी? इट्स अ पार्ट ऑफ देयर वर्किंग। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज मार्केट रिस्क। बीटा जो होता है वो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जब भी आप अपने किसी चीज़ की वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हो तो वॉलेटिलिटी और जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो कंपेयर टू द मार्केट एज होल। पूरी मार्केट जब हम कंपेयर करके चलते हैं तो इसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आ जाता है हमारा पूरी मार्केट के, जब आप रिस्क को स्टडी करते हो उसे हम बोल देते हैं बीटा। अगला क्वेश्चन, द इंटरेस्ट और द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड एंड पेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर दिस पर्पस द एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड एज financial and operating, financial and other, financial and non-financial, non-trading and नॉन-ट्रेडिंग। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग के अंदर AS3 की जब हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक जो फाइनेंशियल में डील करती हैं और जो नॉन फाइनेंशियल में डील करती हैं।
तो इनके केस में क्या होता है, इनका रोजमर्रा का काम है इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड का काम करना, मतलब इंटरेस्ट वाली जो भी चीजें इनका वो डे टू का काम है, डेट और सिक्योरिटीज के ऊपर डील करना रोज का ही काम है इनका। आपके और मेरे लिए वो पैसे संभालना होता है। जैसे घर में इक्विटी शेयर आता है तो अच्छा इक्विटी शेयर आया जी, तो रख के रखूंगा भी, थोड़े टाइम बाद बेचूंगा, हम ये देखेंगे। लेकिन फाइनेंस कंपनीज कहती हैं इसके खरीद लिए बेचती है, हम लोगों ने सिर्फ आगे परचेज करके आगे निकालना ही है, उनको रखना का कोई मतलब नहीं होता उसका, वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है उनके लिए वो डे टू डे का काम होता है, इसी से पैसा निकालेंगे वो अपना रोज का। तो ये कहते हैं फाइनेंशियल एंड आपके पास क्या आ जाता है अदर एंटरप्राइजेस। नहीं, हम इसमें ना वैसे तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के टर्म पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से कि करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, अदर तो नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर हो सकता है। चलो लेट्स मूव ऑन। जो अगर आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो आप ये कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे पोर्टल पर पीडीएफ के लिए। एट द सेम टाइम इसकी जो पीडीएफ है मैं आपके लिए टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर दूंगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सको। जस्ट गो ऑन टू द टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी देन गो अहेड एंड शेयर इट एंड लाइक इट एज वेल। हमारे पोर्टल पर जाकर आप ESIC की बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।